हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम चैप्टर 1 भूगोल का संसाधन एवं उपयोग का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, या तो क्वेश्चन रहेगा पहला क्वेश्चन, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। अब देखो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो लिखेंगे हम आंसर में, संसाधनों को को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब बहुत सारे बच्चे को यह नहीं पता होगा कि वर्गीकृत का मतलब क्या होता है। वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर है, संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा हमारा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा हमारा हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। और चौथा हमारा हो जाएगा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर। अब देखो बच्चों, हमारा 1 नंबर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारा संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन हमारा 2 प्रकार के हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो यहाँ भी हमारा 2 प्रकार के हैं। और स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमारा 4 प्रकार के हैं। और विकास के आधार पर संसाधन हमारा 4 प्रकार के हैं। अब देखो बच्चों, जब भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, तो आपको इतना ही नहीं लिखना है, इसके साथ साथ लिखना है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है। और ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। तो चलिए हम उस चारों का नाम भी लिख देते हैं। तो पहले हमारा क्या है, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर हमारा संसाधन 2 प्रकार के हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं जैव संसाधन, और दूसरा हमारा हो जाएगा बच्चों अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। अब देखो बच्चों, यहाँ पूछ रहा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं 2 भाग में बांटा गया है। पहला कौन है, पहला हमारा है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा क्या हमारा बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय
करणीय संसाधन। अब देखो बच्चों हमारा तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। अब देखो स्वामित्व के आधार पर हमारा 4 प्रकार का है। अब 4 कौन कौन सा है तो देखो, पहला हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। चलो अब देखो बच्चों, ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया पहला, और दूसरा हमारा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा हमारा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो ये किसके आधार पर हो गया, तो ये हमारा स्वामित्व के आधार पर हो गया। अब देखो विकास के आधार पर भी हमारा संसाधन 4 प्रकार के हैं। अब देखो ये हमारा विकास के आधार पर लिख रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। और दूसरा हमारा हो जाएगा संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। और हमारा तीसरा हो जाएगा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। और हमारा चौथा हो जाएगा भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। देखो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर हमारा संसाधन 2 प्रकार के हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन हमारा 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और स्वामित्व के आधार पर हमारा 4 प्रकार के संसाधन है। कौन कौन सा है, तो यहाँ देखो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद विकास के आधार पर हमारा 4 प्रकार के हैं, संभावी संसाधन, संचित कोश संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संसाधन। ये चारों हमारा क्या है, संसाधनों के प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारा है सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। देखो हम कल ये क्वेश्चन बता चुके थे किसमें, तो लघुत्तरीय प्रश्न में, लेकिन यहाँ क्या किया, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दे दिया। अब देखो बच्चों, सतत विकास पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में लगातार विकास होते रहना ही सतत विकास कहता है। लेकिन इसका बोल रहा है इससे हमको सतत विकास की अवधारणा से हमको क्या लाभ है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमको बोल रहा है इसके बारे में बताने के लिए। अब देखो जैसे बच्चों सतत विकास, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अब हम कोई काम कर रहे हैं, वो काम में हमारा पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है। अगर हमारा कोई काम ऐसा है जिसके कारण पर्यावरण में क्षति पहुंच रहा है, अब हम उस काम को किए जा रहे हैं, हमको उस काम से कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उस काम से हमको पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रहा है। तो हम वैसा काम करते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या होगा, धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि पर्यावरण जब दूषित होगा धीरे धीरे सभी जगह क्या होगा, प्रदूषण फैलने लगेगा और धीरे धीरे सभी का क्या होने लगेगा, मौत होने लगेगा। तो इसलिए लिखेंगे बच्चों,
पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के लिए लगातार विकास होना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। यदि हम किसी संसाधन का निर्माण करते हैं, यदि हम किसी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, यानी कि अविवेकापूर्ण उपयोग करते हैं तो हमारा संसाधन जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। जिसके कारण मानव के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। उत्पन्न होगी और इसके साथ हमारा पर्यावरण भी क्या होगा बच्चों? दूषित हो जाएगा। और अगर कोई भी विकास हो तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगा तो वह सतत विकास नहीं कहलाएगा। सतत विकास नहीं कहलाएगा। इसलिए सतत विकास का ही मतलब होता है पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए
पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के लिए लगातार विकास होना। अब देखो बच्चों, जैसे हम पर्यावरण को हम क्षति पहुंचा के कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम कोयला का उपयोग कर रहे हैं। अब कोयला से बहुत सारा क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और ये सब धुआं हमारा पर्यावरण में जाता है, फैल जाता है जाकर। अब देखो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। जब दूषित हो जाएगा, लेकिन हम तो लाभ ले रहे हैं कोयला का, लेकिन इससे खराबी क्या हो रहा है, खराबी यह हो रहा है जो धुआं जा रहा है वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है। जब भी कोई विकास हो, यानी कि आगे की ओर बढ़े, और वह पर्यावरण को दूषित यानी कि उससे पर्यावरण क्षति हो, तो वह क्या कहलाएगा, वह सतत विकास नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, जब वैसा काम करेंगे कि हमारा भविष्य के लिए भी क्या हो, आगे हम जब भी जाएं तो हमारा उपयोग हो जाए उससे, लेकिन उससे हमारा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। चलो बच्चों, अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है और कौन कौन से हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन को लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 4 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। अब देखो कौन कौन से हैं। पहला हमारा है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, देखो पहला हमारा है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा हमारा है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब देखो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो। जैसे हम मान लें, ये मार्कर हम खरीदे हैं, ये मार्कर को हम खरीदे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका मालिक हम हैं। तो ये कैसा संसाधन हो गया, ये हो गया है व्यक्तिगत संसाधन। या घर ले लो, घर का मालिक कोई एक रहता है, तो घर कैसा हो गया है, व्यक्तिगत संसाधन। तो लिखेंगे हम वैसा संसाधन जिसका मालिक
कोई निजी व्यक्ति हो। निजी व्यक्ति मतलब होता है बच्चा एक प्राइवेट आदमी। वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति हो और उस संसाधन का अधिकार कोई एक व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब उदाहरण में क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, जमीन हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा। चलो साइकिल ही लिख देते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब है व्यक्तिगत संसाधन। अब हमारा दूसरा आता है बच्चों, दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन। दूसरा हमारा है बच्चा सामुदायिक संसाधन। ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। अब दूसरा हमारा आ गया सामुदायिक। अब देखो सामुदायिक में क्या होता है? सामुदायिक मतलब समाज। वैसा संसाधन जिसमें किसी निजी व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मस्जिद जो है उसमें तो कोई एक आदमी नहीं जाता है नमाज पढ़ने के लिए। उसमें तो उस समाज में जितने लोग हैं वो सारे जाते हैं मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए। मंदिर में कोई अकेला पूजा नहीं करता है। मंदिर में जब भी जाता है, जिस क्षेत्र मंदिर है उस क्षेत्र का सारा आदमी जाता है उस मंदिर में पूजा करने के लिए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं सामुदायिक संसाधन। तो लिखेंगे हम वैसा संसाधन जिसका मालिक वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति न होकर बल्कि उस संसाधन पर पूरे समाज के लोगों का अधिकार हो। लोगों का अधिकार हो, उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? मस्जिद, मस्जिद, ये सब क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उसमें पूरा समाज का अधिकार होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अब देखो बच्चों 3 नंबर,
अब चलो 3 नंबर लिखते हैं। पहला हो गया है व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन। अब 3 नंबर हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर है हमारा बच्चों राष्ट्रीय संसाधन। 3 नंबर हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। अब देखो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत था किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, सामुदायिक में पूरा समाज का, और राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा पूरा राष्ट्र का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिसमें पूरा राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और सामुदायिक में क्या वैसा संसाधन जिसमें पूरा समाज का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों राष्ट्रीय संसाधन में वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें पूरे देश का अधिकार हो, पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों राष्ट्रीय संसाधन, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे सड़क, उदाहरण में हो जाएगा सड़क हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ये सब क्या है बच्चों, ये सब हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय। क्यों? क्योंकि इस पर हम पूरा भारत के लोग जितने भी हैं रेलगाड़ी सड़क को सारे चलते हैं और बैठते हैं, इसलिए हमारा ये हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। अब हमारा लास्ट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और हमारा क्या है बच्चों 4 नंबर अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, वैसा संसाधन जो किसी देश में स्थित नहीं है, देश से बाहर है, लेकिन उससे अपना देश क्या कर रहा है लाभ उठा रहा हो, उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्र से हम क्या करते हैं बच्चों नमक बनाते हैं, लेकिन समुद्र क्या करते हैं देश से बाहर है, तो हम क्या करते हैं उससे भारत क्या करता है समझौता करके किसी अन्य देश विदेश से उससे लेता है समुद्र से नमक बनाने के लिए क्या उसका पानी। तो लिखेंगे हम वैसा संसाधन जो किसी देश में स्थित न हो, देश में स्थित न हो, लेकिन उससे देश लाभ उठा रहा हो, यानी कि फायदा उठा रहा हो, उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा समुद्र का पानी, समुद्र। स्वामित्व के आधार पर हमारा 4 था, चारों का लिख लिए, चारों का डिफिनेशन भी हो गया। अब इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब देखो बच्चों, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। अब देखो बच्चों, विकास के आधार पर हम पीछे पढ़ लिए थे कि विकास के आधार पर संसाधन 4 भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में? तो 4 भाग में। तो लिखेंगे हम वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा हो जाएगा कौन सा? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। देखो बच्चों, अब संभावी संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ हो लेकिन इसका उपयोग भविष्य में होने का एक संभावना है, उसे हम क्या कह सकते हैं? संभावी संसाधन। लिखेंगे वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ हो। अभी तक नहीं हुआ हो लेकिन भविष्य में होने का एक संभावना हो। भविष्य में उपयोग होने का संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उसे संभावी संसाधन कहते हैं। अब 2 नंबर हमारा हो जाएगा संचित कोश संसाधन। पहला था हमारा संभावी और दूसरा हो जाएगा हमारा संचित कोश संसाधन। तो लिखेंगे हम संचित कोश संसाधन। देखो, वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ हो। अभी तक नहीं हुआ हो लेकिन भविष्य में तकनीकी के सहारे किया जा सकता हो उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं।
संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों, भंडार क्या हुआ है, अभी तक उपयोग नहीं हुआ हो, लेकिन भंडार संसाधन में हम एक संभावना बता सकते हैं कि आने वाला कल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन संचित कोष में क्या होता है, उसका भी उपयोग अभी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला कल में हम उसका उपयोग किसी तकनीकी के सहारे हम कर सकते हैं। अब हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर बच्चों लिखते हैं इसको मिटाने के बाद। तीन नंबर हमारा है बच्चों, और एक 4 नंबर है। पहला था हमारा संभावित संसाधन, संचित कोष संसाधन। अब तीसरा हमारा हो गया भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। अब देखो भंडार संसाधन क्या होता है, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी भी हो रहा हो और भविष्य के लिए बचा कर रखा जा रहा हो, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हम अभी ले रहे हैं, बाद में भी लेंगे, तो लिखेंगे वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी भी हो रहा हो, अभी भी हो रहा हो, और इसे भविष्य के लिए बचा कर रखा जा रहा हो, बचा कर रखा जा रहा हो, उसे हम कहते हैं भंडार संसाधन। उसे भंडार संसाधन कहते हैं। और चौथा हमारा बच गया बच्चों विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। अब देखो विकसित संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण यानी कि उसका खोज हो चुका है, उसका गुणवत्ता पता चल चुका है, और उसको निकालने में कितना खर्च आएगा, ये सब पता हो चुका है, उसे हम बोलेंगे बच्चों क्या, विकसित संसाधन। क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। तो लिखेंगे वे संसाधन जिनकी सर्वेक्षण हो चुका हो तथा गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी हो, उसे विकसित संसाधन कहते हैं।
कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज था 4 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय का। पहला चैप्टर का हमारा दीर्घोत्तरीय खत्म हो गया है। अब हम अगली क्लास फिजिक्स का ले सकते हैं या फिर इसी का हम ले सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।